अमेठी में रोड शो के बाद राहुल गांधी ने किया नामांकन। वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अमेठी में स्मृति ईरानी से होगा मुकाबला। राफेल डील पर दोबारा सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। लीक हुए दस्तावेजों की वैधता की मंजूरी। कोर्ट ने केंद्र की आपत्ति को किया खारिज। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बयान, मोदी चुनाव जीते तो शांति बहाली की संभावना ज्यादा। कांग्रेस नहीं कर सकती कश्मीर मुद्दे का हल। और कल लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए होगी वोटिंग। 20 राज्यों की 91 सीटों पर होगा मतदान। अलग अलग राज्यों में पहुंची पोलिंग पार्टियां। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खरीद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच यानी 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का यह बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर तमाम जानकारी आपको ग्राउंड जीरो से देने की कोशिश करते हैं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, उसमें पीएम मोदी ने लगातार कांग्रेस पर निशाना साधना जारी रखा है। यानी अब एटीएम का जिक्र आया है। कैसा एटीएम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने नामांकन कर दिया है अमेठी से, और अपनी परंपरागत जो सीट है उस पर भी वो किस्मत आजमा रहे हैं वायनाड के अलावा। इसके अलावा हम बात करेंगे, इमरान खान का एक बयान आया है। उन्होंने बीजेपी से उम्मीदें जताई हैं कि मामले को हल किया जा सकता है, कश्मीर मुद्दे को, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती। इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं अधिकारियों को, जिस तरह से कमलनाथ के यहां छापेमारी हुई थी उसके बाद। और एक और खबर है राफेल डील को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब उस फाइल को एक्सेप्ट कर लिया है जिसको एविडेंस एक्ट की 123 धारा के तहत खारिज करने के लिए के वेणुगोपाल ने अपील की थी कि इसको खारिज किया जाए। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के अटैक की कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस पर लगातार निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि पहले कांग्रेस का एटीएम कर्नाटक होता था, लेकिन अब यह एटीएम बदलकर मध्य प्रदेश चला गया है, क्योंकि वहां से करोड़ों के बंडल निकल रहे हैं। जो कि चर्चा अगर देखी जाए तो यह है कि कमलनाथ के यहां छापेमारी के दौरान जिस तरह से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, उसको लेकर पीएम मोदी नहीं रुके, नहीं चूके और कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। इस पर पहले सुनते हैं कि पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, फिर चर्चा करेंगे। महिपाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सुनते हैं कि पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। मैं आज अपने कामकाज का हिसाब देने आपके बीच आया हूं। अगले 5 वर्ष के लिए आप सभी भाइयों बहनों से नया आदेश लेने के लिए आया हूं। आपके बेटे ने, इस चौकीदार ने जो सरकार चलाई, वो देख करके आपको गर्व होता है क्या? गर्व होता है क्या? भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा, आपको गर्व है क्या? आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये चौकीदार चौकन्ना है। कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है। और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता। जी हां, चौकीदार बेटा बन के पूछ रहा है कि आपको मेरे पर गर्व है कि नहीं है, कोई करप्शन का आरोप नहीं है। महिपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। महिपाल,
जिस तरह से कहा जा रहा है कि एटीएम पहले कर्नाटक में था कांग्रेस का, अब वो मध्य प्रदेश में आ गया है, किस तरह से देखते हैं कमलनाथ और उनके सहयोगियों के खिलाफ जो एक तरह से छापेमारी हुई है उनके ऑफिसर्स के ऊपर, खासतौर से अगर बात करें तो क्या उसका जिक्र कर रहे थे पीएम मोदी? जी बिल्कुल खालिद जी, ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जिक्र यही था कि जो पिछले दिन ये छापेमारी ओवैसी जो कि कमलनाथ के निजी सचिव हैं उनके घर पे छापेमारी हुई और 9 करोड़ वहां से बरामद हुए, और इतना यानी कि अब बहुत बड़ा घोटाला यानी कि उसका कनेक्शन यहाँ गुजरात तक भी, अहमद पटेल तक भी खुलने का आसार है। तो इस बात को लेके वो एमपी में यही उनका निशाना था कि कर्नाटक में पहले एटीएम मशीन चलता था यानी कि पैसे वहां से निकलते थे, लेकिन अभी फिलहाल में एमपी में कमलनाथ की जो सरकार, लेकिन पीएम मोदी ने ये कहा है कि कांग्रेस को सत्ता सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि कमाई कर सके और कमाई करने के लिए उसको सत्ता चाहिए, एक तरह से बहुत बड़ा हमला बोला है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा हमला माना जा सकता है, क्योंकि ये जो हमला है तो ये इनका जो है निशाना एक ही है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो लोगों को लूटेगी और लोगों को लूट के अपना घर भरेगी, और उनको सत्ता इसलिए चाहिए कि उनको पैसे कमाने हैं। तो हर बार उनका यही हमला यही होता है, और इस बार का हमला जाहिर है कि उन्होंने यही हमला किया है कि उन्होंने सत्ता इसीलिए ही हासिल की है, एमपी में हो या चाहे दूसरे स्टेट में भी हो। लेकिन महिपाल, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए तो बरामद हुए ही हैं, लग्जरी आइटम्स भी बरामद हुई हैं, वन्य जीव भी, उनके जो जिसे कहना चाहिए खाल हैं, शेर की खाल है, और भी तमाम चीजें बरामद होना, ये तो साबित करता है कि जो ऑफिसर से थे या जो भी लोग थे वो लग्जरी जिंदगी गुजार रहे थे, कहीं ना कहीं करप्शन के जो आरोप थे वो बड़े हो रहे हैं उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, ये बात जाहिर सी है कि वहां पे करप्शन के चार्जेस बने हुए, और वो ये भी है कि ये ऐसी चीजें यानी कि बहुत ही बड़ी स्टाइल वैभव स्टाइल है, और इतनी बड़ी चीजें जो प्रोहिबिटेड होती है वो भी चीजें वहीं से मिली, और महंगी शराब की बोतलें भी मिली। ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं ऐसा निशाना करते हैं कि ये करप्शन की और कांग्रेस की सरकार है, और उनके ऊपर यही निशाना है कि उन लोगों के पास से ये जो नकद बरामद हुई है, और हाल ही के समय में जैसे कि नोटबंदी के बाद में जो कि नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं, उसके बावजूद इतने सारे पैसे मिले, यानी कि बहुत बड़ा निशाना करती है कि करप्टेड सरकार कांग्रेस की है, उनका निशाना यही था। जी बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल। पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस कहती है मोदी हटाओ, नारा देती है, लेकिन उसकी मंशा सिर्फ लूटने की है, सत्ता उसको लूट करने के लिए चाहिए, उसका कोई एजेंडा नहीं है इसके अलावा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब राहुल गांधी के नॉमिनेशन की। अमेठी के अंदर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। प्रियंका गांधी उनके साथ रहीं, रॉबर्ट वाड्रा भी रहे, जी हां वही रॉबर्ट वाड्रा जो कई बार चर्चाओं में भी रहते, अलग अलग तरह की, और प्रियंका गांधी के 2 बच्चे भी रहे जो कि आकर्षण का केंद्र भी रहा। लेकिन अगर बात करें, सोनिया गांधी वहां मौजूद नहीं थी, हालांकि उनको कहा जा रहा था वो भी वहां पर रहेंगी। लेकिन अगर देखें, स्मृति ईरानी से उनका मुकाबला है अमेठी के अंदर, हालांकि वारनाथ से भी उन्होंने एक नॉमिनेशन फाइल कर दिया है सुरक्षित सीट के तहत अगर देखा जाए। लेकिन स्मृति ईरानी ने किस तरह से निशाना साधा है राहुल गांधी पर, पहले वो सुन लेते हैं, फिर अपने संवाददाता के पास चलेंगे, संजय श्रीवास्तव से बात करेंगे कि किस तरह से इसको देखा जाए। मैं कहूंगी कि वायनाड को उन्होंने प्राथमिकता देकर अमेठी की जनता को पहले से ही ये संकेत दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता वायनाड है। मेरे लिए प्राथमिकता मात्र और मात्र अमेठी गत 5 वर्षों से रही। मैं 2014 में चुनाव हारी, लेकिन हारने के बावजूद राहुल गांधी से ज्यादा मेरा न सिर्फ क्षेत्र में प्रवास रहा बल्कि जनता के मध्य में काम भी रहा, और वो जो जनता से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं वो उनका अधिकार है। मैं मात्र इतना ही कहूंगी, 5 साल न सिर्फ वो यहाँ से गायब रहे बल्कि 15 साल तक अमेठी ने उनकी एब्सेंटी एमपी होने का दुख झेला है, और 5 साल अमेठी वनवास नहीं झेलना चाहते। फायदा होगा मानती हैं रॉबर्ट वाड्रा जी के आने? मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा के प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि जहां जहां श्री वाड्रा निकलेंगे वहां वहां निश्चित रूप से लोग अपनी जमीनें बचाने जरूर निकलेंगे। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अगर देखा जाए, स्मृति ईरानी लगातार निशाना साध रही है और कह रही है कि 15 साल से वो गायब थे और अब अमेठी की जनता ज्यादा वनवास नहीं झेलेगी अपने सांसद का। अगर देखा जाए किस तरह का हमला है ये, और खासतौर से राहुल गांधी के नॉमिनेशन को किस तरह से देखते हैं, लोगों में उत्साह कैसा था? बिल्कुल खालिद, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्मृति ईरानी ने जो जमीन वहां पे तैयार की, बेशक 2009 से राहुल गांधी 9 और आप 4 का चुनाव लें, 9 का लें, 14 का लें, तो राहुल गांधी का जो आसमान था कांग्रेस का और गांधी परिवार का, वो इतना बड़ा था कि उसके नीचे 5 साल में स्मृति ईरानी ने अभी जो जमीन तैयार की है, शायद वो मुकाबले के लिए उतनी पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो वो कह रही है उसमें कहीं ना कहीं दम है, क्योंकि
जब स्मृति ईरानी आई थी तो महीने भर भी उन्होंने प्रचार नहीं किया था और राहुल गांधी की जीत का जो आंकड़ा था वो 3,70,000 से नीचे आकर, यानी परंपरागत सीट में कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है मुकाबले में नतीजा भले ही कुछ भी हो लेकिन फाइट अच्छी दे रही है? बिल्कुल, बेशक खालिद, स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में 5 साल तक संवाद करती रही हैं, आती जाती रही हैं और वहां के लिए अपने जो सरकार के माध्यम से काम होते हैं वो उन्होंने कराने की कोशिश की है, लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है, महिलाओं और बच्चों के बीच में पहुंचने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं बेशक स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अमेठी में इस बार कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। लेकिन संजय, अगर देखें रॉबर्ट वाड्रा वहां दिखाई दे रहे हैं, स्मृति ईरानी कह रही हैं बीजेपी को इसका फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस भी शायद उनको साथ लेकर ये दिखाना चाहती है कि आप कहते थे कि हमारी सरकार आएगी या जेल चले जाएंगे, लेकिन ये चुनाव में कहीं ना कहीं सामने है और आम जिसे कहना चाहिए खुलेआम है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी राजनीति नजर आ रही है। अब बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर निशाने लगाती रही है और जमीन के जो घोटाले थे उसमें जिस तरह से ईडी की कार्रवाइयां पिछले कुछ दिनों में होती रही हैं, ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा को सामने करके उन सब चीजों को एक चुनौती बीजेपी के सामने भी रखने की कांग्रेस ने कोशिश की है कि जितना इन्होंने परेशान किया है उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जो मोदी सरकार है उसने हमारे परिवार को की छवि धूमिल करने की कोशिश की है, लेकिन हम सामने आकर जनता का मुकाबला कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम वोटों के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी सरकार को इसका जवाब देंगे। यानी जिस तरह से चाहे हरियाणा का चुनाव हो चाहे लोकसभा में हो, कहा यह जाता था कि फौरन सरकार बनेगी और फौरन ये अंदर हो जाएंगे, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस मैसेज देने की कोशिश करती है और कहती है कि आरोप जो थे वो कितने कहां हैं, लेकिन राजनीति रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर होती नजर आ रही है। अब बिल्कुल, बेशक कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर राजनीति हो रही है। अब देखना यह है कि इसका नफा और नुकसान कांग्रेस को कितना मिलता है और बीजेपी को इसका फायदा कितना पहुंचता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक पिछले कुछ महीनों से चलती रही है उसमें अब राजनीति की धुरी में अमेठी की सीट है जिस पर राहुल गांधी चुनाव मैदान में उनके सामने संजय, एक सवाल ये बनता है कि वारनाथ से वो लड़ रही हैं राहुल गांधी और अमेठी से भी लड़ रहे हैं, तो जनता में क्या मैसेज जा रहा है, किस तरह से कोई कंपैरिजन हो रहा है इसका? देखिए, दो तरीके की जनता में भावनाएं निश्चित तौर पर घर कर गई हैं खालिद की। कहीं ना कहीं ये लग रहा है लोगों को, बहुत से ऐसे जो कांग्रेस के जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनका मानना है कि राहुल गांधी क्यों डर रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं, तो वायनाड क्यों जा रहे हैं, केरल से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव, आप नजर बना के रखें और खास तौर से उस माहौल पर भी नजर रखें जो अब बनेगा वहां पर, क्योंकि चुनाव गर्माता जा रहा है। अगली खबर के लिए अशफाक गौहर को मैं लेना चाहूंगा क्योंकि खबर उनसे जुड़ी हुई है, हालांकि विशेषज्ञ के तौर पर, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है और मोदी जीतते हैं तो कश्मीर समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कांग्रेस से नहीं है बीजेपी से है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर चुटकी भी ली है, बयान भी दिया, पहले वो सुन लेते हैं, फिर अशफाक गौहर से बात करेंगे कि इमरान के इस बयान के माने क्या है। भारतीय जनता पार्टी को कामयाब देखना चाहा है। भारत के अंदर जिस तरह का माहौल बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बनाया है उसकी कलई इमरान खान ने खोल दी है और इससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं, कांग्रेस को नहीं चाहते और ये पाकिस्तान का एक इशारा है जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। वो अपने भले की बात सोच रहे हैं। वो जानते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर जितना ज्यादा रिजेंटमेंट बढ़ा है उसको और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद उनको है और वो ये समझते हैं कि कश्मीर की समस्या जितनी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी, पाकिस्तान उसमें अपना फायदा देखता है। इस तरह से मीम अफजल को और खासतौर से कांग्रेस को मौका मिल गया है कि इमरान खान को जो फायदा है वो बीजेपी से है। अशफाक गौहर, अगर देखें इस बयान को, खासतौर से इमरान खान के बयान को और कांग्रेस के रिएक्शन को, कैसे आप देखते हैं? कांग्रेस के हाथ तो लॉटरी लगी है, क्योंकि कांग्रेस पर तो यही आरोप था कि आपका प्रचार पाकिस्तान से चल रहा है, आप जो भी बात करती हैं वो पाकिस्तान उसको सेकंड करता है। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स को हटाएंगे और इमरान खान के स्टेटमेंट को इन लेटर एंड स्पिरिट देखेंगे तो उनका मानना है कि अगर कोई
पीस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। इसीलिए वो चाहते हैं कि मोदी दोबारा जीत कर आए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कि मजबूत प्राइम मिनिस्टर और मजबूत आदमी, इरादों वाला आदमी अगर है कोई, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो बात इंटरनेशनल फोरम पर यह साफ हो रही है कि उनकी छवि किस तरीके से बन रही है और उसकी छवि कितनी मजबूत बन रही है। ये एक बड़ा पॉइंट है इसमें, अगर आप इलेक्शन को थोड़ा सा इसमें हटाएंगे। लेकिन अभी तक देखा हमने कि चुनाव में खास तौर से पाकिस्तान का रोल बढ़ता जा रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो वो खुद इंटरफेयर करने लगा है और जिस तरह से वो बीजेपी की तारीफ कर रहा है, पहले कांग्रेस के लेकर ये आरोप लगते थे, क्या जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल रिपोर्टर से बात की है लेकिन कॉन्टेक्स्ट उनका भारत था, तो क्या वो इफेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कांग्रेस को इसका माइलेज मिलेगा? देखिए, चुनाव पाकिस्तान के अंदर हो, चुनाव भारत के अंदर हो, दोनों देशों के आमने सामने जो है वो मामलात रहते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर चुनाव होते हैं तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी पॉलिटिकल मशीनरी और सब लोग जो है वो इस पर नजर रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा फिगर आएगा, पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के कौन सा आदमी होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन जीतेगा, कौन नहीं, एक माइन्यूटली हम उस पर नजर रखते हैं। और यही वजह है जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो यही चुनाव जो है वहां पर मॉनिटर किए जाते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ बड़े हैं, एक साथ। फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं, फिर अगर जरूरत होगी तो आपको दोबारा मैं छोड़ लूंगा। फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? पीछे आ जाओ, मैं इनको देख सकूं। इस पुलिस वाले को भी इधर को लाओ। इधर चलो भैया, इधर आज शुक्र खुदा है। मैं मानता हूं कि तो जो चाह कशर पे कस्बो वन बह कर कोशिश गोल पर कर यानी यकुन तो हुकुम तेली हेको हेकान सह पत तो यह जरूरी कि हुमन तक तरन फिक्र क्या वन कशर पे तिमन तरह फिक्र, तिमन टास वालन उर्दू पे। तो मैं आपसे कह रहा था, फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, हालांकि कश्मीरी में बोल रहे थे, हम बाद में भी आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि इमरान खान वाले बयान पे बोल रहे हो या चुनाव पर बोल रहे हो, ये अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के कुछ गाइडलाइंस की। कमलनाथ और जो उनके सहयोगी और खासतौर से कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ जब छापेमारी हुई तो ये शिकायत आई कि जो मशीनरी थी, आईटी डिपार्टमेंट था, उसने सूचना नहीं दी, जानकारी नहीं दी और आचार संहिता लगी हुई थी। यहां तक कि राजनाथ सिंह ने कहा था हम क्या कर सकते हैं क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा डीआरआई को और कई विभागों को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप कार्रवाई करें, नियमानुसार करें, जानकारी दें। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस किस तरह से मायने है। और अगर आप बात करें यूपी और पूरे देश में, तो पूरे सड़कों पर खासतौर से हाईवेज पर पुलिस भी चेकिंग कर रही है। और क्या ये इसी तरह की गाइडलाइन है? ताबिश कमाल, ये नई गाइडलाइन जो है किस तरह से विरोध होने के बाद आई है? ये हम ताबिश कमाल से संपर्क साधना चाह रहे हैं क्योंकि आईटी का और इसके जो छापेमारी हो रही है उसमें कमलनाथ वाला जो मध्य प्रदेश का जो मामला था उसमें कहीं ना कहीं शिकायतें हुई थी और आरोप लगे थे, तब उसके बाद नई गाइडलाइन आई है। ताबिश, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से छापेमारी हुई उसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। उन्होंने आयकर विभाग को इस बात को चेताया है कि जब आपको पता था कि इस तरह से छापेमारी होने वाली तो आपने चुनाव आयोग को लूप में क्यों नहीं रखा? आपको पता है कि आचार संहिता लागू है, पूरे देश के अंदर चुनाव चल रहा है। क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये जो छापेमारी की जा रही है बदले की भावना से की जा रही है, कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं या विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए की जा रही है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और सीधे सीधे तमाम उन विभागों को नोटिस जारी किया और उनसे तलब किया है कि आप ये बताइए कि आखिर
जो आपने छापेमारी की है उसमें आचार संहिता का क्या उल्लंघन हुआ ताबिश है। इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, कल जिस तरह से 66 जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिस तरह से नजीब जंग और कई बड़े अधिकारियों ने खासतौर से कंप्लेंट की है प्रेसिडेंट को और चुनाव आयोग को कि कहीं ना कहीं मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग टूल बन के काम कर रहा है और सत्ता का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके बाद तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव आयोग को यह बैकफुट पे जाना पड़ा हो या गाइडलाइन जारी करनी पड़ी हो। बिल्कुल, देखिए 3 दिन के बाद जिस तरह से आज चुनाव आयोग सामने आया है उसकी वजह ये है कि बहुत ज्यादा इसका विरोध हो रहा था। बहुत बड़ी एक ब्यूरोक्रेसी वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से नाराज थी और उन्होंने बार बार इस बात को कहा और राष्ट्रपति से इस बात की मांग की कि जिस तरह से आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है, ये चुनाव आयोग कहीं ना कहीं एक दबाव में काम कर रहा है केंद्र सरकार का और उसकी सबसे बड़ी यानी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और खासतौर से चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में कई मामलों को लेकर खासतौर से, और अब उसने गाइडलाइन जारी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस मुद्दे की जो देश भर में बहुत ज्यादा चर्चित रहा, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस रहा, बहुत ज्यादा लोगों की ज़हन में रहा, विपक्ष की जबान पर रहा और सत्ता के लिए कहीं ना कहीं परेशानी की भी वजह रहा, राफेल। जी हां, राफेल का मुद्दा एक बार फिर बाहर निकल कर आ गया, बल्कि कहा जाए राफेल का जिन्न फिर सिर उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के लिए अलाउ कर दिया है। हालांकि के वेणुगोपाल सरकार ने यह प्ली दी थी कि एविडेंस एक्ट की धारा 123 के तहत इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती, उन दस्तावेज को मान्य नहीं किया जा सकता जो कि सर्टिफाइड नहीं है या जो सीक्रेटली या गलत तरीके से मुहैया कराए गए हैं। लेकिन प्रशांत भूषण का कहना यह था जो पब्लिक डोमेन में पहले ही दस्तावेज आ चुके हैं उसके ऊपर वो कानून नहीं लागू होता है। पहले देखते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में क्या वकील लोग कह रहे हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। In which they have rejected the government's argument that firstly that these documents cannot be considered because, as the Attorney General said, they are stolen documents. I mean, this was on the face of it a very peculiar argument, because if somebody is going to do something wrong, he is not going to take out full-page advertisements in newspapers. So it has, that evidence has to be excavated. But the Attorney General said these are stolen documents. That has been rejected. Second argument was that these are privileged documents because they relate to defense and so on. Our argument was that precisely because they relate to defense, you must examine them, because it affects the security of the country. It affects what you have. These are documents that relate to the issues which you have raised in your order. You asked for this evidence and we have provided it. So the court has accepted our pleas and rejected the arguments of the government. उतारकर फेंक दिया। राफेल के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चौकीदार ने 100 झूठ बोली, पर आखिर में सच्चाई बाहर आ ही गई कि राफेल की चोरी में चौकीदार चोर है। मोदी जी की झूठ देखिए। पहले सुप्रीम कोर्ट को बरगलाया कि सीएजी रिपोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है। बाद में पता चला कि सीएजी की रिपोर्ट तो बनी ही नहीं और ना ही वो संसद में पेश हुई। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक दी। दूसरा, जी हां, राफेल जिसका हम चर्चा करते रहे हैं और देखा है कि उसकी मारक क्षमता जब वो आ जाएगा तब देखी जाएगी, लेकिन राजनीतिक हल्के में उसकी मारक क्षमता बेहद हो चुकी है। प्रणय शर्मा हमारे साथ रहेंगे। प्रणय, अगर देखा जाए, जैसे कहते हैं लंका को ढाने के लिए घर का भेदी था, बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेता अरुण शौरी और जसवंत सिंह, 2 लोग गए हैं कोर्ट में और उसी की जो उन्हीं की जो याचिका थी, हालांकि वो पहले खारिज हो गई, बाद में पुनर्विचार याचिका डाली गई और उसके बाद ये प्ली दी गई कि एविडेंस एक्ट के 123 सेक्शन में कहीं ना कहीं ये नहीं सुनवाया जा सकता, एडमिसेबल नहीं है, लेकिन अब सुनवाई हो रही है। बीजेपी के लिए परेशानी, खासतौर से पहले चरण का मतदान होने वाला है, कुछ ही घंटे बचे हैं, परेशानी बढ़ेगी। देखिए, परेशानी निश्चित तौर पर यूं तो बीजेपी का कहना है, रविशंकर प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं अभी कहा है कि इसमें जो सरकार है उनकी भूमिका किसी संदेह में है। कोर्ट की तरफ से सिर्फ ये कहा गया है कि जो दस्तावेज
सामने कोर्ट के सामने रखे हैं, जो फोटोकॉपी कोर्ट के सामने रखी है, उस पर वो दोबारा सुनवाई करने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से दलील दी जा रही थी क्योंकि ये हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं और इन पर इस तरह से सुनवाई नहीं करनी चाहिए, ये लीक डॉक्यूमेंट्स है, ये कोई इनकी प्रामाणिकता नहीं है, ऐसे में इन पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने जो 3 जजेस बेंच की में आज सुनवाई हुई, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ने की थी, उन्होंने साफ कहा है कि इसमें कहीं से भी उन्हें नहीं लगता है कि सुनवाई को ना किया जाए, इसलिए वो सुनवाई के लिए तैयार है। सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, इसकी अभी तारीख निर्धारित नहीं की है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या सही है, गलत है, यह अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सुनवाई के लिए तैयार है। लेकिन अगर प्रणय बात करें, सीएजी की रिपोर्ट की बात की गई, सीएजी की रिपोर्ट आई नहीं है, कांग्रेस का आरोप है। अब अगर ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है और अब अगर सुनवाई होती है तो क्लीन चिट तो नल एंड वाइड हो गई ना। नहीं, देखिए अभी क्योंकि ये कहना बहुत जल्द होगा इस पर कि वो क्लीन चिट नल एंड वॉइड होगा या नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो वाली क्लीन चिट जो अब तक थी, यानी अब तो सवालों में आ गई ना, जांच दोबारा हो रही, तो इसका मतलब क्लीन चिट नहीं है। देखिए अभी जांच के भी आदेश नहीं दिए हैं। जो कोर्ट है उसका ये कहना है कि जो दस्तावेज सौंपे गए हैं, अभी तक वो दस्तावेज सही हैं या नहीं, इसकी भी तो जांच होगी। वो कितने प्रामाणिक है, वो दस्तावेज गलत भी हो सकते हैं, वो दस्तावेज सही भी हो सकते हैं। कोर्ट ने यह कहा है क्योंकि वो दस्तावेज ऑथेंटिक नहीं थे, एक फोटोकॉपी थी जिन्हें प्रोड्यूस किया गया था, तो एक फोटोकॉपी के आधार पर भी ये पहली बार होने जा रहा है कोर्ट के इतिहास में कि कोर्ट उन दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई के लिए तैयार हो रहा है। कोर्ट ने सिर्फ सुनवाई के लिए हाँ कहा है। ये एक केंद्र सरकार के झटके के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार कोर्ट में गई थी कि वो अपनी दलील ये दे रही थी कि इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी अगर देखा जाए, जैसा कि हम कहते रहे हैं कि राफेल जो है वो अभी आया नहीं है देश में, उसकी मारक क्षमता युद्ध के मैदान में कितनी होगी इसे कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल हल्के में तो उसकी मारक क्षमता बहुत सामने आ रही है। पॉलिटिकल हल्के में उसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि जैसे ही कोर्ट की तरफ से आदेश आए, ऐसा कोई भी विपक्ष की तरफ से राजनीतिक दल नहीं होगा जिसने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और केंद्र सरकार को आड़े हाथों नहीं लिया। साफ कहा जा सकता है कि राफेल का जिन एक बार फिर से बाहर है। मायावती कह रही हैं कि सरकार माफी मांगे और रक्षा मंत्री इस्तीफा दें। बिल्कुल, मायावती की कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल की कह लीजिए, राहुल गांधी की कह लीजिए, हर कोई इस वक्त सरकार को घेर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा। राफेल पर हम चर्चा कर रहे थे। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।